हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम GTA सेक्टर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको आपकी जो भी GTA से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी हैं वो सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ मैंने देखा है कि GTA से रिलेटेड लोगों को काफ़ी सारी क्वेरी आती हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी है कि GTA में कितने रेट हैं। दूसरा, GTA की अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कौन सी सर्विस में हमारा RCM है, GTA में हमारी कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, कि GTA सर्विस कहते किसे हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मल बताना चाहूँगा। GTA सर्विस का मतलब है जब भी आप कोई गुड्स एंड ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और आप एक कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं तो उसको GTA सर्विस कहते हैं। अब यहाँ पे आपका सबसे बड़ा डाउट ये आएगा कि अगर हम कंसाइनमेंट नोट इशू ना करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते तो उसको GST में GTA सर्विस नहीं कहते। और अगर आप कोई भी सर्विस ऐसी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करा तो वो सर्विस आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका दिमाग चलेगा और आप ये बोलेंगे कि ये तो हमारे लिए लूप होल हो गया कि हम GTA सर्विस प्रोवाइड कर देंगे लेकिन हम कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करेंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा हम नहीं कर सकते। रिसेंट में कई सारी एडवांस रूलिंग आई हैं और कई सारे रिसेंट डिसीजन भी हैं जिसमें डिपार्टमेंट ने, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि अगर आप बाय इंटेंशन कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते तब भी अब आप GTA सर्विस में फॉल कर जाएंगे। यानी आप लॉ मेकर को इस चेंज को ये अवॉइड नहीं कर सकते कि अगर आपने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करा तो आप GTA सर्विस नहीं है। तो अब आपका यहाँ पे डाउट ये आएगा कि फिर ऐसी कौन सी सर्विस हैं जिसमें कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं होता। यानी लॉ मेकर ने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा कि GTA सर्विस उसी को बोलेंगे जब हम कंसाइनमेंट नोट इशू करेंगे। ऐसी कौन सी सर्विस हैं जिसमें हम कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते, उसके बावजूद भी लॉ मेकर को कोई भी इससे ऑब्लिगेशन नहीं होगा और कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। उसमें सबसे पहला एग्जांपल ये है, सपोज़ करो आप रिलायंस के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप रिलायंस को GTA सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, रिलायंस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आपके पास किसी मंथ कुछ ज़्यादा एडवांस में आपको डिलीवरी के लिए कॉन्टैक्ट मिल जाता है। अब आप बताइए आप उस डिलीवरी को कैसे देंगे। आपके जो भी ट्रक हैं, जो भी आपके पास नॉर्मल आपकी कैपेसिटी है, उससे ओवर कैपेसिटी के पास आपके पास ऑर्डर आ गया है, तो आप क्या करेंगे। आप जो दूसरी कोई गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जो दूसरा GTA है, आप उसको हायर करेंगे। इन केस अगर आप ऐसा करते हैं तो अब आप बताइए बिल्टी कंसाइनमेंट नोट कौन इशू करेगा। कंसाइनमेंट नोट आप इशू करेंगे रिलायंस को, या कुछ दूसरी कंपनी जिसको आपने हायर करा है अपने बिहाफ पे काम करने के लिए, वो इशू करेगा। कंसाइनमेंट नोट आप इशू करेंगे रिलायंस को, सामने वाली पार्टी इशू नहीं करेगी। और सामने वाली पार्टी जो आपने दूसरा GTA आपने हायर करा है वो आपको भी कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करेगी। तो जब दूसरी पार्टी आपको सर्विस देगी, आप रिलायंस को सर्विस दे रहे हैं, आपने सर्विस को आउटसोर्स कर दिया और जो आउटसोर्स वाली सर्विस वो आपको सर्विस दे रही है, तो आप तो इस चेन में रिलायंस को कंसाइनमेंट नोट इशू करेंगे। तो आपने जो सर्विस रिलायंस को दी वो GTA में आ गई, उस पर GST है। लेकिन जो सेकंड पार्टी है जो आपको सर्विस दे रही है, इसमें सेकंड पार्टी आपको कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करेगी। तो जब वो आपको कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करेगी तो ये जो सर्विस है वो आउट ऑफ स्कोप GTA सर्विस है और उस पर GST नहीं है। इसके साथ साथ दूसरा एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आपका एक बहुत बड़ा ऑफिस है। अब आप उस ऑफिस को तोड़वा के, ठीक है, एक नया उसका रिनोवेशन करवाना चाह रहे हैं। जब आप उस ऑफिस को रिनोवेशन कराना चाह रहे हैं तो उसमें जो भी टूट फूट आइटम हुआ है, जो बचा हुआ है, आप उसको क्या करेंगे, आप किसी ट्रक वाले पर्सन को हायर करेंगे और उससे बोलेंगे जो भी जो मटेरियल है इसको उठा के कहीं डस्टबिन या कहीं भी किसी जो डैमेज एरिया होते हैं वहाँ पे उसको फेंक दे। तो इसके लिए जब वो आपका सारा माल उठाएगा तो आपको क्या लगता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या है, वो जब आपको ये माल कहीं फेंकने के लिए उठाएगा तो क्या आपको बिल्टी इशू करेगा, आपको कंसाइनमेंट इशू करेगा? प्रैक्टिकल वो नहीं करेगा। तो ये सर्विस भी ऐसी है जो कि GTA में फॉल नहीं करती, क्योंकि यहाँ भी प्रैक्टिकल क्या कंसाइनमेंट इशू नहीं होते। तीसरा, अगर आप किसी मालगाड़ी या किसी रिक्शे पे माल लेके जाते हैं तो वो भी आप कंसाइनमेंट इशू नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ कंसाइनमेंट इशू नहीं होते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ कंसाइनमेंट इशू होते हैं वहाँ आपने कंसाइनमेंट इशू नहीं करा इसलिए कि सर्विस मेरी एग्जेम्प्ट हो जाए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। दूसरा, कंसाइनमेंट ना इशू करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चांसेस है जो मैंने आपको समझाए हैं। ऐसे कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ कंसाइनमेंट इशू नहीं होते। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगा, GTA का सर्विस आप ऑप्ट करते हैं तो इसमें दो स्कीम होती हैं।
अब मैं आपको पूरा जीटीए चैप्टर, आपको जो मेरे अपने नोट्स जो मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है, मैं आपको उससे समझाना चाहूँगा। तो आइए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूँ। आप जब भी जीटीए के बारे में सुनते हैं तो आपको पता है जीटीए में मार्केट में 2 रेट हैं, जिसको 2 स्कीम हैं, सॉरी रेट नहीं, 2 स्कीम। पहली स्कीम बोलते हैं हम एफसीएम स्कीम, दूसरी बोलते हैं आरसीएम स्कीम। तो पहले आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जीटीए में ऐसे एफसीएम ऑप्ट करते हैं तो आपके पास 2 रेट होते हैं, एप्लीकेबल होंगे। एक होगा 5%, एक होगा 12%। यहाँ 5 और 12 में क्या डिफरेंस है? अगर आप 12% वाला, अगर आप एफसीएम में टैक्स पे कर रहे हैं, 12% पे कर रहे हैं, तो आप उस सप्लाई से रिलेटेड जो भी इनपुट है वो सारे आप एलिजिबल हैं लेने के लिए। लेकिन अगर आप किसी सप्लाई पे एफसीएम में 5% रेट टैक्स पे करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी इनपुट हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो रूल 42 और 43 है, आपको यहाँ पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी रूल 42-43 ये कहता है आपकी कुछ सप्लाई में आप एलिजिबल इनपुट लेने के लिए, कुछ सप्लाई पे एलिजिबल नहीं है इनपुट लेने के लिए। तो आपको जिन सप्लाई में आप इनपुट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए आपको रूल 42, रूल 43 में आपको अपना इनपुट रिवर्सल करना होता है। तो जब अगर आप एफसीएम स्कीम ऑफ करते हैं तो मैंने आपको बताया आपके पास 2 रेट आपके ओपन हो जाएंगे। आप जिस सप्लाई पे 12% पे करेंगे, अगर सपोज आप सारी सप्लाई 12% पे करते हैं तो आपके ऊपर ये रूल 42-43 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी सप्लाई पे अगर आपने 5% रेट पे करा एफसीएम में, तो फिर उस सप्लाई से लेकर जो भी इनपुट है वो आपको रिवर्स करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ दूसरी स्कीम जो हमारी आरसीएम वाली स्कीम है, जिसको हम आरसीएम स्कीम बोलते हैं, इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में आपके पास एक ही रेट है जो कि 5% का रेट है, और जो कि रेट आरसीएम में यानी जो आपका रिसिपेंट है वो पे करता है। और जब वो आरसीएम अगर रिसिपेंट आपका पे करेगा तो जाहिर सी बात है आपको इस स्कीम में कोई भी इनपुट नहीं मिलेंगे। तो इस स्कीम में यहाँ पे रिसिपेंट का मतलब क्या, मैं आपको वो समझाता हूँ पहले। रिसिपेंट मैं आपको बताऊंगा, पहली स्कीम पहले मैं आपको ये डिस्कस करता हूँ, आरसीएम वाली स्कीम डिस्कस करूँगा पहले। अगर हम आरसीएम स्कीम ऑप्ट करते हैं तो जो आपका रिसिपेंट होगा या तो वो रजिस्टर्ड होगा या वो अनरजिस्टर्ड होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वो आपका सब रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो आपको पहले इस वाले पॉइंट को भूल जाइए। आप यहाँ पे अदर के मान लीजिए, सपोज करिए और रजिस्टर्ड लिखा है। अगर आपका रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो जो भी आपका रजिस्टर्ड रिसिपेंट है, आपकी सप्लाई आपकी सप्लाई पे वो 5% आरसीएम में टैक्स पे करेगा। इसके साथ साथ अगर आपने कोई सप्लाई दी वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन में वो पर्सन कुछ नोटिफाई पर्सन है, तो वो नोटिफाई पर्सन भले भी अनरजिस्टर्ड हैं लेकिन उनको रजिस्टर लेना पड़ेगा और उस पर 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये पर्सन कौन से हैं, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है, इसको मैं ऊपर डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अगर आप कोई भी सप्लाई करते हैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो मैंने बताया आपको जीएसटी आ जाएगा आपके ऊपर, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो आरसीएम में टैक्स पे करेगा। इसके अलावा अगर आप इन आरसीएम स्कीम ऑप्ट करते हैं और इन रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सप्लाई करते हैं, तो जो ये रजिस्टर्ड पर्सन है ये आपके बिहाफ पे टैक्स पे करेंगे। आपने पे तो वैसे भी नहीं करना। वो कौन कौन से हैं, अगर आप किसी कैजुअल टैक्स पर्सन को करते हैं, अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लाई करते हैं सर्विस, अगर आप पार्टनरशिप फर्म को करते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट सोसाइटी या एनी फैक्ट्री, इन सातों में से अगर आप किसी को भी सप्लाई करते हैं जीटीए सर्विस, अगर वो किसी भी कारणवश अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी जो ये रिसिपेंट हैं उनको जीएसटी में रजिस्टर लेना पड़ेगा और 5% आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं, वो कौन हो गया, वो हो गया कोई हाउस होल्ड एंटिटी हो गया। यानी आपने किसी हाउस होल्ड एंटिटी जो कि यहाँ कहीं कवर नहीं होती, अगर आपने किसी सैलरी पर्सन क्लास के पर्सन किसी को सप्लाई दी है वो कहीं कवर नहीं होती, तो यहाँ पे आपको भले भी आपने आरसीएम स्कीम ऑप्ट कर रखी है, यहाँ पे आपको एफसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे यहाँ पे एफसीएम में टैक्स पे करना है, लेकिन हमने तो सुना है ये स्कीम आरसीएम स्कीम है, इस पर टैक्स या तो आरसीएम में पे होता है या हमें टैक्स पे करना ही नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, टैक्स तो हमें एफसीएम में पे करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफिकेशन लाके, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 21A है, इसके गवर्नमेंट ने इस सर्विस को एग्जाम कर दिया।
तो मैं आपको इस वीडियो में कंक्लूड करता हूँ, अगर आप आरसीएम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, 5% आपने जीएसटी क्रेडिट ऑप्ट करा है, तो या तो आप रजिस्टर्ड पर्सन सर्विस देंगे। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन सर्विस देते हैं तो जो रजिस्टर्ड पर्सन वो आपको आरसीएम में टैक्स पे करेगा 5%। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देते हैं तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन कहीं यहाँ फॉल करती है तो वो 5% टैक्स पे करेगी। अगर वो कहीं यहाँ फॉल नहीं करती है इन कैटेगरी में, यानी वो कोई हाउस होल्ड एंटिटी है, तो वो टैक्स तो आपने पे करना है एफसीएम में, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम कर रखा है, तो प्रैक्टिकली इस पर टैक्स नहीं है। इसके साथ साथ मैंने अभी एक पॉइंट यहाँ छुड़वा दिया था, मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देते हैं तो अगर आपने आरसीएम स्कीम ऑप्ट कर रखी है और आप रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देते हैं, तो उस जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उस पर आरसीएम पर टैक्स पे करेगा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। उसका एक्सेप्शन ये है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 51 में कुछ सप्लायर हैं जो कि टीडीएस काटते हैं, जो कि मोस्टली गवर्नमेंट एंटिटी हैं। अगर आप उनको कोई सर्विस देते हैं और जो वो 51 में जो एंटिटी हैं वो ऐसे प्योर टीडीएस डायरेक्टर रजिस्टर्ड हैं, यहाँ प्योर टीडीएस डायरेक्टर रजिस्टर्ड मतलब है कि उन पार्टी का कोई भी जीएसटी का नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो खाली ऐसे टीडीएस डायरेक्टर ही रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आप सर्विस उनको देते हैं तो उस सप्लाई पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर एफसीएम एप्लीकेबल होगा। लेकिन हाँ, उस सर्विस को गवर्नमेंट ने फर्दर एग्जाम कर दिया तो आपको यहाँ भी कोई टैक्स पे नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे अगर आप प्योर टैक्स डायरेक्टर पार्टी को सर्विस देते हैं तो यहाँ पे आरसीएम नहीं है, एफसीएम है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको भी एग्जाम कर दिया। तो प्रैक्टिकली इस वजह से स्कीम को हम बोलते हैं आरसीएम स्कीम। आप देखेंगे ये स्कीम अगर ओरिजिनल देखी जाए तो ये प्योर आरसीएम स्कीम नहीं है। इसमें आपको कहीं कहीं एफसीएम में भी टैक्स पे करना है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने उस जगह जहाँ पे एफसीएम में टैक्स पे करना है उसको एग्जाम कर दिया है, इस वजह से ये स्कीम इफेक्टिवली आरसीएम स्कीम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे एफसीएम में टैक्स पे होना था, गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम कर दिया। यहाँ पे एफसीएम में टैक्स पे होना था, गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम कर दिया। तो अब जो यहाँ पे आरसीएम में टैक्स पे होना है उसमें ही टैक्स बचा है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने फर्दर अगर आप किसी कैजुअल टैक्स पर्सन को सर्विस देते हैं जो कि वो अनरजिस्टर्ड है, उस सर्विस को भी एग्जाम कर दिया। तो फाइनली मैं बताऊं, गवर्नमेंट को बस 2 जगह से टैक्स मिल रहा है अगर वो आरसीएम में आप 5% स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं। तो आपको अब ध्यान रखना है, अगर आपने 5% स्कीम का आरसीएम में ऑप्ट किया है तो आपने टैक्स पे करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? जहाँ जहाँ आपको टैक्स पे करने के लिए ऑब्लिगेशन आई है, गवर्नमेंट ने उस जगह एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन से आपकी सर्विस को एग्जाम कर दिया है। उसके अलावा जहाँ गवर्नमेंट ने आपकी सर्विस को एग्जाम नहीं करा, वहाँ पे गवर्नमेंट ने आरसीएम लगा दिया है। इस वजह से स्कीम को आरसीएम स्कीम कहते हैं। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है एफसीएम स्कीम। एफसीएम स्कीम में क्या है, सेम जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने ऊपर टैक्स कलेक्ट करा है 5% के हिसाब से, यानी अगर आप अदर रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो वहाँ आपको 5% और 12% टैक्स पे करना है। दूसरा, अगर आप यही कुछ कैटेगरी के पर्सन हैं जो कि बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट सोसाइटी और फैक्ट्री हैं, तो आपको 5% और 12% टैक्स पे करना है। जैसा गवर्नमेंट ने यहाँ ऊपर उन सर्विस को एग्जाम कर दिया है, यहाँ पे आपका एसीएम तो था, लेकिन गवर्नमेंट ने इन सर्विस को भी एग्जाम कर दिया है। तो ये वीडियो एक थोड़ी कंक्लूसिव वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश करी है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, अगर आप जीटीए में 5% में ऑप्ट करते हैं आरसीएम वाली स्कीम, अगर आप उसको ऑप्ट करेंगे तो आपकी जो भी सर्विस आप रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कराएंगे उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। उस रजिस्टर्ड पर्सन पे भी गवर्नमेंट ने, अगर आप टैक्स डायरेक्टर रजिस्टर्ड हैं, तो गवर्नमेंट ने उस स्कीम को आरसीएम से हटा के उस पर एफसीएम लगा दिया है। लेकिन क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है तो आपको टैक्स पे नहीं करना। इसके साथ साथ अगर आप आरसीएम स्कीम आपने ऑप्ट कर रखी है और अगर आप किसी सामने वाली पार्टी को सर्विस देते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है, भले भी सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है, लेकिन अनरजिस्टर्ड रहने के बावजूद उन कुछ कैटेगरी के सप्लायर हैं उन पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। वो सप्लायर कौन कौन से हैं? अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हैं, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हैं, अगर आप फैक्ट्री हैं, अगर आप सोसाइटी हैं, और अगर आप कॉर्पोरेट सोसाइटी हैं, और अगर आप कैजुअल टैक्स पर्सन हैं, अगर आप इस कहीं भी कैटेगरी में आते हैं, भले भी आप अनरजिस्टर्ड हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आपको आरसीएम कैटेगरी वाला 5% टैक्स पे करना पड़ेगा एज ए रिसिपेंट। इसके अगेंस्ट में अगर आप एफसीएम हैं तो आपको सारी सप्लाई पे एफसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो
ये मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और ज़रूर पूछें। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगेगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कुछ क्वेरी आए तो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।